नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको वर्ल्ड जियोग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर कराएंगे जो कि आने वाले यूपीआरओ यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए पहले टॉपिक देख लेते हैं, वायुमंडल का संगठन। ये देखेंगे हम वायुमंडल का संगठन। तो इसमें देखेंगे कितनी प्रकार की गैसें पाई जाती हैं और वो कितने परसेंटेज मात्रा में पाई जाती हैं और उनका महत्व क्या है हमारे वायुमंडल में या हमारे दैनिक जीवन में। उन सभी इम्पोर्टेंट तथ्यों को हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारी गैसों में सबसे पहले नंबर आता है नाइट्रोजन का। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन 78.03% सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है जो कि 20.99 यानी कि 21% कह सकते हैं हम। 21% क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन। और इन दोनों को यदि मिला दिया जाए तो टोटल 99% इन दोनों गैसों का वायुमंडल में प्रतिशत है। अब देख लेते हैं, जो नाइट्रोजन गैस होती है वो लेगुमिनस पौधे, शैवाल मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके पौधों के काम आती है। तो कुछ ऐसे शैवाल होते हैं, पौधे होते हैं जो इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। उसके बाद यह नाइट्रेट पौधों के काम आती है। उसके बाद हम देख लेते हैं आर्गन, तीसरे नंबर की सबसे ज़्यादा गैस है। पराबैंगनी किरणें रोकती है। 15 से 35 किलोमीटर समताप मंडल में यह पाई जाती है। चौथे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड आती है जो कि 0.03% है। सौर विकिरण के लिए पारगम, पार्थिव विकिरण के लिए अपारगम है। यानी कि सूर्य की जो किरणें हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से पृथ्वी में तो आ जाती हैं, लेकिन जब पृथ्वी से वही किरणें परावर्तित होना शुरू करती हैं तो वो इन CO2 गैस को भेद नहीं पाती और वो CO2 गैस उन्हीं के द्वारा सोख ली जाती है और जिस कारण से पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाता है। उसके बाद चलिए देख लेते हैं कुछ हल्की गैसें। पहले ये तो रही सब भारी गैसें। उसके बाद कुछ हैं हल्की गैसें, जैसे नियान हो पाई जाती है, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनान, ये सभी हल्की गैसें हैं। अब हम देख लेते हैं एक वायुमंडल का एक जो ग्राफ है कि कितने किलोमीटर तक कौन से मंडल पाया जाता है। तो देख लेते हैं 18 से 8 या 8 से 18 इतने किलोमीटर के बीच, जो 0 से 8 या 0 से 18, यहाँ पर क्षोभ मंडल पाया जाता है। सभी बादल की घटनाएं, जो ओला पड़ता है या बारिश होती है या बहुत सारी ऐसी मौसम की जो घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल के अंतर्गत आती हैं। फिर 18 से 50 किलोमीटर के बीच समताप मंडल, यहाँ पर जेटयान यानी कि यहाँ पर जो वायुयान होते हैं वो उड़ाए जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं मध्यमंडल, 50 से 80 किलोमीटर मध्यमंडल। उसके बाद 80 से 640 किलोमीटर आयन मंडल कहते हैं, 640 किलोमीटर तक को। फिर 640 किलोमीटर के आगे का उसे बहिर्मंडल कहते हैं। यहाँ पर कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं बहिर्मंडल में। और रेडियो तरंगे, ये जो आयन मंडल है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे उपग्रह होते हैं जहाँ पर रेडियो सिग्नल हमारे जाते हैं और वहाँ से वो टकराकर तुरंत पृथ्वी पर वापस भेजे जाते हैं। इसीलिए बहुत सारे उपग्रहों को आयन मंडल में भी रखा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं, चलिए अब क्षोभ मंडल को विस्तार से जानते हैं। 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। तो जब से क्षोभ मंडल में 165 मीटर तक ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। उसके बाद 1 किलोमीटर नीचे जाने पर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस और 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। उसके बाद देख लेते हैं, इस ताप परिवर्तन को नॉर्मल लाइफ रेट या सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। इसमें गर्म और शीतलता विकिरण संचालन तथा संवहन द्वारा होती है। अन्य नाम है संवहनी मंडल, विक्षोभ मंडल भी इसके अन्य नाम है। उसके बाद है क्षोभ सीमा।
क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच तापमान स्थिर रहता है, जिसे क्षोभ सीमा कहते हैं। तो जब दो मंडलों के बीच में ऐसा क्षेत्र जहाँ पर तापमान स्थिर रहे, उसे क्या कहते हैं? तो क्षोभ सीमा। तो विषुवत रेखा -80 डिग्री सेल्सियस विषुवत रेखा पर होता है, और ध्रुवों पर कितना होता है? तो -45 डिग्री सेल्सियस ध्रुवों पर होता है। उसके बाद समताप मंडल देख लेते हैं। इस मंडल के निचले 20 किलोमीटर तक तापमान स्थिर रहता है। उसके बाद ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी किरणों के अवशोषण के कारण, क्यों ऐसा होता है कि 20 किलोमीटर तक तापमान स्थिर रहता है समताप मंडल में? तो यहाँ पर अब पराबैंगनी किरणें अधिकांश मात्रा में पाई जाती हैं, जिनको कि ओजोन द्वारा सोख लिया जाता है। इस कारण से यह हमारे लिए लाभदायक हो जाती हैं। उसके बाद समताप सीमा, समताप और मध्यमंडल के बीच स्थित सीमा को समताप सीमा, और तापमान यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो याद रखिएगा, समताप मंडल में पहला तो ओजोन परत पाई जाती है, दूसरा वायुयान जो उड़ाए जाते हैं वो इसी यान में, इसी मंडल पे उड़ाए जाते हैं, और इसका इंग्लिश में है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर इसको इंग्लिश में कहते हैं। उसके बाद मध्यमंडल है, जिसे मेजोस्फीयर कहते हैं। मेजोस्फीयर तापमान में अचानक गिरावट आने लगती है। जैसे ही हम मध्य मंडल में पहुंचते हैं तो तापमान में अचानक गिरावट आने लगती है, और तापमान गिरकर -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, -100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आयन मंडल, ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगता है। इसे निम्न परतों में बांटा गया है, डी लेयर, ई लेयर। तो डी लेयर सबसे निचली परत को कहते हैं 80 से 96 किलोमीटर। इसमें दीर्घ तरंग दैर्घ्य अर्थात निम्न आवृत्ति वाली रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। उसके बाद ई लेयर, डी लेयर के बाद ई लेयर। इसे केनली हेविसाइड परत भी कहा जाता है। इसमें मध्यम व लघु तरंग दैर्घ्य वाली रेडियो तरंगें होती हैं। यही परत ध्रुवीय प्रकाश एरोरा लाइट्स का कारण है। उत्तरी ध्रुव पर इसे एरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस कहते हैं। तो ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस इसे कहते हैं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर। उसके बाद एफ लेयर होती है, DEF-G। तो एफ लेयर पे इसे एपलेटन परत भी कहते हैं। एफ लेटर को एपलेटन परत भी कहते हैं। इसमें लघु तरंग ज़्यादातर और मध्यम तरंगें परावर्तित होती हैं। तो लघु तरंगें ज़्यादातर इसमें परिवर्तित होती हैं और मध्यम तरंगें भी इससे परिवर्तित होती हैं, तो एफ लेयर से। उसके बाद जी लेयर, सबसे ऊपरी परत को जी लेयर कहते हैं। इसमें लघु, मध्यम और दीर्घ सभी तरंगें परावर्तित होती हैं। उसके बाद वायुमंडल, वायुमंडल का यह बाह्यमंडल है। बाह्यमंडल यानी कि एक्सोस्फीयर 640 से 1000 किलोमीटर विद्युत आवेश कण की प्रधानता के कारण। उसके बाद हाइड्रोजन हीलियम की प्रधानता के कारण। उसके बाद N2O2 HeH2 को अलग अलग परत होती है इसमें बाह्यमंडल में, सभी की अलग अलग। उसके बाद 1000 किलोमीटर के बाद वायुमंडल विरल फिर अंतरिक्ष आ जाता है। तो 1000 किलोमीटर के बाद जैसे ही हम निकलेंगे तो हमें फिर अंतरिक्ष दिखेगा। उसके बाद वायुमंडल खत्म हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं, सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। याद रखिएगा, 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके यूपीपीसीएस में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सूर्य किरणों की पृथ्वी पर आने की दर है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। सूर्य की बाहरी परत फोटोस्फीयर का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद पृथ्वी पर सूर्यताप की मात्रा और प्रति इकाई के क्षेत्रफल मुख्यतः निम्न कारकों द्वारा निर्धारित होते हैं। पहला, पृथ्वी पर सूर्यताप की मात्रा और प्रति इकाई क्षेत्रफल मुख्यतः है इसका। उसके बाद निम्न कारणों द्वारा निर्धारित होते हैं। पहला कारण है
धरातल पर पड़ने वाली सभी सूर्य की किरणों का झुकाव, एक दिन की लंबाई अथवा घर की अवधि, वायुमंडल की पारगम्यता। उसके बाद देख लेते हैं तापमान में विषमता के कारण, अक्षांशीय वितरण, ऊंचाई, स्थल और जल का प्रभाव। उसके बाद समुद्री धाराएं, प्रचलित पवनें। तो ये सभी तापमान में विषमता के मुख्य कारण होते हैं। तो अक्षांशीय वितरण, ऊंचाई, स्थल एवं जल का प्रभाव और प्रचलित पवनें, समुद्री धाराएं। उसके बाद देख लेते हैं वायुमंडल की शीतलता और ऊष्मन। तो पहला है वायुमंडल की शीतलता और ऊष्मन, समताप मंडल, संचालक मंडल, विकिरण मंडल और बहिर्मंडल। उसके बाद हम देख लेते हैं तापमान का व्युत्क्रम या प्रतिलोपन। जब ऊंचाई के साथ तापमान घटने के बजाय गिरने लगता है तो ऐसी स्थिति में को क्या कहते हैं? तापमान का व्युत्क्रम या तापीय प्रतिलोपन। उसके बाद कैटाबैटिक पवन। तो कैटाबैटिक पवन क्या होती हैं? ठंडी व भारी हवाएं जो खिसककर घाटी में पहुंच जाती हैं, उन्हें कैटाबैटिक पवन कहते हैं। एनाबैटिक पवन, घाटी की गर्म हवाएं जो ऊपर उठकर ऊपरी ढलान पर चली जाती हैं, उन्हें एनाबैटिक पवन कहते हैं। उसके बाद रुद्रोष्म अथवा एडियाबैटिक ताप परिवर्तन। तो क्या है एडियाबैटिक ताप परिवर्तन? जब कोई वस्तु ना तो बाहरी माध्यम को ऊष्मा दे और ना ही उससे ऊष्मा ले, परंतु उसका ताप बदल जाए। तो कारण क्या है? जब गर्म होकर ऊपर हवा उठती है तो उसमें फैलाव के कारण आयतन में और ऊष्मा में कमी हो जाती है, नीचे आने पर ठीक उल्टा। उसके बाद हम देख लेंगे कृषि का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।